रहा है अभी मीडिया में, ये बहुत टोटल फेक न्यूज़ है और मुझे बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश है। और काफ़ी हद तक में ये लोग काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी पार्टी के अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इस दौर में इस तरह की राजनीति करने का क्या मतलब है। एक एम्बुलेंस लाना मेरे लिए, आप ये समझिए कि वो जो एम्बुलेंस लाने का उसका फॉर्म भरने से लेके उसकी सारी प्रक्रिया पहुंचाने तक में मेरा ही योगदान था। मैं अकेले ही अपने दम पे मैंने फॉर्म भरने से लेके वो एम्बुलेंस मैं पा सकी। इंडियन एम्बेसी ने मुझे सहयोग किया और उन्होंने मुझे दिया। और ये एम्बुलेंस मैंने अपने गांव पालिका के नाम से नहीं, ये हमारे पोखरबिंडा हेल्थ पोस्ट के नाम से मैं लेके आई हूँ। हाँ, इसमें पालिका का सिग्नेचर ज़रूर हुआ होगा सिफारिश के लिए, अन्यथा इससे ज़्यादा कोई योगदान पालिका का नहीं रहा है एक सिफारिश के सिग्नेचर के सिवा। और यहाँ पर आपको एक मैं बात और बताना चाहूँगी कि जब ये एम्बुलेंस 26 जनवरी को मिलने को थी, तब मैं काठमांडू में थी और मैंने कहा भी कि हम लोगों को हमारी हेल्थ पोस्ट को एम्बुलेंस मिल रही है, आप आके ले लीजिए। 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मुझे कॉल आया था, तो मैंने बताया, तो वो कहते हैं कि मैडम हम लोग नहीं आ पाएंगे, अभी बहुत ठंडी है काठमांडू में, ये जनवरी के महीने में और ज़्यादा ठंडी, हम नहीं आ पाएंगे। उन्होंने सीधे आने से मना कर दिया था हेल्थ पोस्ट के व्यक्ति ने। तो फिर फाइनली मैं एक माननीय प्रदेश सभा सदस्य होकर और अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मैंने जाके वहाँ पर 26 जनवरी में मैंने वो एक डमी टीम मिलती है 26 जनवरी में जो दफ्ती की होती है, वो मैंने वहाँ से रिसीव किया। इसके बाद उस समय एम्बेसी में कहा गया कि आपको एम्बुलेंस आने में कुछ महीना लग सकता है। कुछ महीना बाद जब एम्बुलेंस आ जाएगी इंडिया से फिट होके, तब आपको सूचित किया जाएगा, आप ले जाइएगा। तब मैं उस समय काठमांडू से जनकपुर में मैं आ चुकी थी, वो डमी भी मुझे प्राप्त हो चुका था। और उसके कई महीने बाद जब मुझे कॉल आया एम्बेसी से कि सब वो एम्बुलेंस आ चुकी है, आप रिसीव कर लीजिए, अपने पालिका में इन्फॉर्म कर दीजिए कि आके पालिका में नहीं, सॉरी, हेल्थ पोस्ट में सूचित कर दीजिए कि आके आप एम्बुलेंस को कलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने अपने हेल्थ पोस्ट के उसमें फ़ोन करके मैंने कहा कि हम लोग की एम्बुलेंस आ चुकी है, आप जाके कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैम मैं ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने उनको सजेस्ट भी किया, आप पालिका में, वड़ा में या फिर मेयर वगैरह से सहायता लीजिए और आप आइए, क्योंकि मैं खुद जनकपुर में हूँ और ये यहाँ से मैं जा नहीं सकती हूँ एम्बुलेंस लेने, आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हेल्थ पोस्ट के नाम से आई है। हाँ हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर क्या बात थी कि जो एम्बुलेंस आई हम लोगों को, तब तक हमारा हेल्थ पोस्ट है वो निर्माणाधीन था, बन रहा था वो, अभी वो बन के तैयार नहीं था। लेकिन हाँ, जब 26 जनवरी से लेके जब तक एम्बुलेंस आई तब तक वो टोटल फिनिशिंग में था, उसका बाउंड्री वॉल वगैरह गेट नहीं लगा था, बाकी वो बन चुका था। तो जब एम्बुलेंस पहले यहाँ पर ये बात सुनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे मर्म को जानना पड़ा आप लोगों को कि मैं कितने परेशानी से मैं यहाँ से एम्बुलेंस को कलेक्ट करने गई, क्योंकि कोरोना बढ़ चुका था। एम्बेसी ने कहा कि सबकी एम्बुलेंस जा चुकी है, आपके हेल्थ पोस्ट की एम्बुलेंस बची हुई है, आप जल्दी से जल्दी आके अपना एम्बुलेंस कलेक्ट कीजिए। और जब हेल्थ पोस्ट वाले को कहते वो अपना असहाय बन जाते और कहते कि हम नहीं ला सकते, तब मैंने एम्बेसी में पूछा तो क्या दूसरा उपाय लगा सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हेल्थ पोस्ट वाले का अगर आप कार्ड और उनसे द्वारा लिखा हुआ लिखवा के लाइए कि आप रिसीव कर लीजिए, तो मैडम आप आके कर लीजिए। उसके लिए रात दिन दौड़ के मैंने एम्बुलेंस के लिए मैंने पूरा पहल किया, फॉर्म भरने से लेके हर एक वहाँ पर सोर्स लगाना से लेके हर, मैंने अपने लेटर पैड में मैंने नागपुर में थे और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मेरे हस्बैंड काठमांडू से बाइक से आए और फिर इसके बाद हम लोग गए काठमांडू और वहाँ पर हमने कलेक्ट की। वहाँ पर क्या कोरोना के वजह से सारा का सारा नेपाल में लॉकडाउन हो चुका था, ना फ्लाइट चल रही थी, ना ही कोई गाड़ियाँ चल रही थी।
इसीलिए मोटरसाइकिल से आना पड़ा मेरे हस्बैंड को, और मेरे को मोटरसाइकिल से जाना पड़ा। वहाँ पर हम लोगों ने उसको एम्बुलेंस कलेक्ट करने के लिए हम लोग को गेट के अंदर भी नहीं आने दे रहा था। हमने फिर सोर्स लगाया, फिर एम्बुलेंस लेने के लिए मुझे अंदर आने का परमिशन मिला, और मैंने वहाँ पर सारी प्रक्रिया, वहाँ पर जितने भी सिग्नेचर, उन लोगों के जितने डॉक्यूमेंट थे सभी में मैंने सिग्नेचर किया, और वो गाड़ी मैंने रिसीव की। वो मेरे नाम से, मेरे सिग्नेचर, मेरे नागरिकता पे रिसीव हुआ है। वैसे तो उन लोगों के प्रोटोकॉल के अनुसार है कि जो हेल्थ पोस्ट के नाम से है तो उसी को दिया जाए, लेकिन यहाँ माननीय होने की वजह से उन लोगों ने मुझे दिया, क्योंकि मेरे मेरे हर एक बात का वैल्यू होता है, इसलिए उन लोगों ने मुझे दिया। किया वहाँ पर एक ड्राइवर खोजने का, जो कि ड्राइवर मुझे जनकपुर या मेरे शमसी तक पहुँचा पाते, महोत्तरी तक, लेकिन कोई भी नहीं राज़ी हुआ, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। कोई भी यही बोलता था ड्राइवर कि हम आपकी गाड़ी पहुँचा देंगे, तो वापस काठमांडू कैसे पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए वो गाड़ी काठमांडू में ही रह गई, और काठमांडू में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ने की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जनकपुर आ गए। काफ़ी लंबा समय, कई महीने ऐसे ही गुजर गए, गाड़ी काठमांडू में ही पड़ी रह गई। फिर जब हमारे कई समय बाद हम लोगों की हेल्थ पोस्ट तैयार हो गया था, हम लोगों को लगा कि अब हैंडओवर हो जाएगा, और हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम रख लेंगे जिसमें इंडियन एम्बेसी के लोगों को मैं इनवाइट करूंगी, और उन लोगों के हाथ से ही मैं हेल्थ पोस्ट को मैं रिसीव करवा दूंगी। हम लोग ने ये प्लानिंग की थी, और मैं उनसे आगे भी अपने पालिका के उन्नति के लिए कुछ ना कुछ मैं उन लोग से मांगना चाह रही थी। ऐसा मेरा प्लानिंग था, उन लोगों की सहायता चाह रही थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हम लोग का जो स्वास्थ्य चौकी वो हैंडओवर नहीं हो पाया। वो बहुत एक कमरे में अभी भी हेल्थ पोस्ट हमारा एक कमरे में संचालित होता है। वहाँ पर कर्मचारियों के ही बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस रखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण से एम्बुलेंस को मैंने जब वहाँ काठमांडू से मैंने अपने खर्चे से, अपने भर पे मैंने बड़े मुश्किल से और काफ़ी खर्च करके मैं काठमांडू से यहाँ पर मंगाई एम्बुलेंस। और फिर जब वहाँ पर पालिका हस्तांतरण ना होने के पालिका कह रहे हैं, हेल्थ पोस्ट हस्तांतरण ना होने के वजह से गाड़ी को अब कहाँ रखा जाए, इस पे समस्या था। मैंने सभामुख जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी गाड़ी अभी हमारी हेल्थ पोस्ट नहीं बन पाया है, गाड़ी में हैंडओवर नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मैं प्रदेश सभा में रख सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, रख दीजिए, यहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सुरक्षा का सबसे बड़ा वो था, क्योंकि एम्बेसी में साफ तौर पे मुझसे साइन लिया गया कि इस गाड़ी को आपके नाम से, अभी जितना भी पेपर बना है आपके नाम से बना है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें कोई गैर कानूनी हथियार सामग्री कुछ भी ना पकड़ा जाए, और एम्बेसी भारत नेपाल मैत्री को बनाए रखने का अब आपका दायित्व है। इस एम्बेसी की पूरी सिक्योरिटी आपको देखनी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए मैं किसी को नहीं दे सकती थी। और वहाँ से आने के बाद ही हमने लास्ट ईयर के कोरोना में देखा, हमारे वड़ा अध्यक्ष के द्वारा कोरोना के पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन लोगों को ना खाना दिया गया ना कुछ था। तो वो सब दुर्व्यवहार को देखते हुए मेरे को पालिका के ऊपर से भी विश्वास हट गया, और हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग पालिका को नहीं दे सकते, क्योंकि पालिका के द्वारा मिसयूज़ होगा। और वहाँ पर मेयर के यहाँ पर ऑलरेडी 1 या 2 एम्बुलेंस थी, और वो एम्बुलेंस का प्राय न्यूज़ निकलता रहता था कि कहीं शराब ठेके के आगे कहीं बॉर्डर पे वो न्यूज़ क्लिप में पढ़ती रहती थी कि पालिका की एम्बुलेंस पकड़ाती थी। तो हम लोग पालिका पे भी विश्वास नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो एम्बुलेंस को मेरे को मजबूरीवश अपने पास रखना पड़ा। और मैं यहाँ पर भी मेरे 4 व्हीलर है, मेरे पास 3-3 बाइक सभामुख जी के परमिशन से मैंने वहाँ पर रखी कि आप लोग यूज़ करना होगा तो यूज़ कीजिए, लेकिन वहाँ पे रहने का उसको एक ठाँव दीजिए। तो वहाँ पे रखा ही, और लेकिन फिर इसके बाद कुछ समय बाद फिर हमने वहाँ से हटाई, क्योंकि हमें लगा कि अब रंग रोगन भी हो चुका है, अब हमारा हेल्थ पोस्ट हस्तांतरण हो जाएगा। मैं वहाँ से निकाल के फिर हम लोग गांव में देने के प्रयास में हुए, लेकिन फिर हम लोगों का हेल्थ पोस्ट हस्तांतरण नहीं हुआ। उसका बाउंड्री वॉल, गेट सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन पता नहीं क्या कारणवश है, इसके पीछे क्या राजनीति है कि हमारा हेल्थ पोस्ट हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है, हैंडओवर नहीं कर रहे हैं वो लोग।
और इस कारण से वो एम्बुलेंस मेरे पास ही है, क्योंकि उसका जो पेपर बना है वो मेरे नाम से है। हमें काठमांडू के यातायात में जाके उसको हमें हेल्थ पोस्ट के नाम से करवाना पड़ेगा, तब मैं जाके दे सकती हूँ। बहुत बड़ी समस्या है इसके पीछे और मेरी ये अच्छी भावना थी, तब मैंने एम्बुलेंस लाने की सोची, मैंने प्रयास की, मैंने एम्बुलेंस को प्राप्त किया। और जिस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं वो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो मेयर के कार्यालय से बार बार बोला जा रहा है कि वो लोग पटक पटक चिट्ठी भेजे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग जाके कृपया करके देख लीजिए कि वो लोग ने कितना चिट्ठी भेजा है और किसने रिसीव किया है। क्योंकि पालिका से मेरा जो अपना घर है गांव का, पोखरबिंडा का, बहुत दूर नहीं है। कोई चिट्ठी 15 मिनट के अंदर पहुंच सकती है। वहां पर परमानेंटली मेरे सास ससुर रहते हैं, दोनों लोग साइन करके रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आज तक कोई चिट्ठी कहीं से भी नहीं पठाया गया, ना ही कभी कोई फ़ोन कॉल आया है इस चीज़ के लिए। और हम लोगों का, जबकि हम लोग बार बार हेल्थ पोस्ट में बोलते रहे हैं कि आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी हैंड ओवर कीजिए। इस कारण से उसकी सुरक्षा के लिए और मेरे नाम से मैं रिसीव की, मेरे नाम से हो जाने की वजह से मुझे उसकी सुरक्षा के लिए अपने पास रखना पड़ा। क्योंकि वड़ा हो चाहे मेयर हो, वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ियों का और उन लोगों के व्यवहार को हम लोग अच्छे से देख चुके थे। लेकिन अब गाड़ी ऐसे नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोगों ने एक तदर्थ समिति भी बनाई थी कि वो तदर्थ समिति का हम लोग गाड़ी रखे उसका इंजन या वो ख़राब हो सकती थी और उसका सारा खर्चा मैं ही उठा रही थी। बार बार वॉश करवाना, पेट्रोल डलवाना, 1-2 राउंड घुमाना, ये सारा काम मुझे करना पड़ता था और मेरे लिए बहुत टेंशन था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपनी 4 व्हीलर है, उसको भी मेंटेनेंस। और समिति में निर्णय हुआ था कि हम लोग कोषाध्यक्ष और हम लोग एक अकाउंट खोलेंगे और उसमें अब वो समिति संचालित करेगी उसमें। लेकिन सचिव जो थे वो विदेश उनका चले गए, इसलिए समिति उतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्टिव नहीं हो पाई। किंतु हमने कभी भी एम्बुलेंस को किसी भी अच्छे कार्य के लिए मना नहीं किया और न ही मेरी समिति ने कभी मना किया। और जब आपको बताते हैं 23 तारीख को जब पालिका से, मेयर जी के ऑफिस से फ़ोन आता है तो हमने रिसीव किया। उन्होंने कहा कि हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, 15 बेड रखा है, उसमें सिलेंडर रखा है माननी जी। तो हमने कहा बहुत बहुत बधाई है आपको, मेरे से कोई सहायता चाहिए तो बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि मानी जी हमको आपका वो आप जो एम्बुलेंस लाई थी वो हम लोग को चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल आपको मैं दे देती हूँ, लेकिन अगर अच्छा होगा कि आप एक छोटा सा कार्यक्रम रख लेते हैं जिसमें एसपी सीडीओ वगैरह को बुला लीजिए, 1-2 न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुला लीजिए और मैं वो चाबी हस्तांतरित कर देती हूँ। और कोरोना के लिए मैं बिल्कुल आगे बढ़ के मैं काम करना चाहती हूँ और मैं कई चीज़ें भी देना चाहती हूँ। मैंने उनसे ये चीज़ कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मान लीजिए, आज 23 है, कल 24 तारीख है, 24 तारीख को 11 बजे मैं कार्यक्रम रख रहा हूँ, आप आइए, उसमें सब लोग सीडीओ एसपी सब लोग आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। को जाते हैं, लेकिन पालिका में कोई कार्यक्रम नहीं था, कुछ नहीं था, पालिका में व्यक्ति भी नहीं थे। हम लोग बड़ा निराश हुए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे करके फ़ोन आता है, कार्यक्रम रखा जाता है एक महीने के समय और उनकी मर्यादा का हनन, पहली बार वहीं मैंने अपना हनन देखा। हम तो अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव थे, हम लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करने के पक्ष में थे, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर एक झटका लगा हमको। फिर हम लोग 24 तारीख को हम लोग वापस आए और गुस्से में फ़ोन भी नहीं किया हमने मेयर को कि कहाँ है कार्यक्रम। हम लोग बहुत क्रोधित थे, उस दिन बारिश भी हो रही थी, हम लोग बहुत तकलीफ़ के साथ वहाँ पहुँचे थे। मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा था, जो बाद में टेस्ट कराया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आया। इसके बाद हम लोग उनके यहाँ से ना 25 को ना 26 को कोई कॉल नहीं आया, कोई सॉरी का कॉल नहीं आया। और इसके बाद 27 को फ़ोन किया उन्होंने, 27 को उन्होंने कहा कि मानी जी आप देंगी, तो हमने कहा कि बिल्कुल हम दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप कागज़ दे दीजिए हमें बना के कि हम आपके यहाँ क्वारंटाइन के लिए हम
अपने हेल्थ पोस्ट की गाड़ी दे रहे हैं, आप कागज़ एक बना दीजिए और दूसरा वो गाड़ी मेरे नाम से है, उसकी सुरक्षा या उसमें कुछ गैरकानूनी काम ना हो उसके लिए एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने शुरू से लास्ट तक उस एम्बुलेंस के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अब तक मैं उसको संभाल के रख रही हूँ। इसके लिए कृपया करके आप मेरे एक फेवर करते हुए जो ड्राइवर हो आप ड्राइवर रखिएगा और हम लोग अपने ही पालिका के एक ड्राइवर रख लेते हैं जो कि अच्छा हो, कि जो हमारे यहाँ एक विदेश से ड्राइविंग में काम करके आए हुए व्यक्ति थे, वो ऐसे ही बैठे हुए थे, हमने उनका नाम सजेस्ट भी किया आप उनको रख दीजिए, तो लेकिन मेयर के ऑफिस से उसके खिलाफ में बात नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है मैडम हम लोग कर देंगे, हम लोग उनको अपॉइंट कर देंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम आपको बना के दे देते हैं कागज़ और अपॉइंटमेंट उसका। फिर 30 को एकाएक फ़ोन आता है और उनके यहाँ के जो उनके सचिव हैं मोहब्बुद्दीन अंसारी जी, वो एकदम से मेरे ऊपर अटैक करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप एम्बुलेंस देंगी कि नहीं देंगी। एम्बुलेंस तो मैं देने के लिए कभी से मैं हाँ करी हूँ, इसमें नहीं देने वाली बात क्या है। आपने लास्ट कॉल में यही कहा था कि मैं करूँगा, मैं पत्र बनाने का नियुक्ति नहीं होती है, नियुक्ति का निकाला जाता है। सुनिए कोरोना में ऐसी है, मेयर के हाथ में उतनी पावर है कि वो नियुक्ति पत्र एक टेम्प्रोरी, परमानेंटली नहीं टेम्प्रोरी आप बना सकते हैं, तो अगर कर दीजिए तो बेटर होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। उसके बाद वहाँ पे बात ख़त्म हो गई और मैंने कहा ठीक है मैं आज ही गाड़ी भिजवा देती हूँ। ये 30 तारीख को उन्होंने जो कॉल किया मैंने बोला। फिर हम ड्राइवर को यहाँ बुलाए, जिनको हम नियुक्त करना चाहते थे हम उनको बुलाए और वो उनके पास गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल पंचर होने के वजह से वो उनको आने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने मेयर को फिर फ़ोन करके मैंने कहा मेयर जी उनका मैं आपको नागरिकता और लाइसेंस वगैरह दे रही हूँ, आप कागज़ भी तैयार कर दीजिए और वो आने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिल पंचर। मैंने उन्हें पूरा डिटेल बताया। मेयर ने कहा देखिए मानी जी मत परेशान होइए, आप कल भी भिजवा देंगी गाड़ी तो भी होगा, आप मत परेशान होइए इतना। मेयर के परमिशन देने के बाद हम उनको उन व्यक्ति को हमने कहा कि ठीक है आप कल आ जाइएगा, कल सवेरे ही खा पी के आ जाइएगा। तो वो सवेरे सवेरे अगले दिन आए और हमने 21 को हमने गाड़ी हैंडओवर कर दी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो आरोप लग रहा है मिसयूज़ का, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 4 व्हीलर है, मेरे पास 3 बाइकें हैं। ज़्यादातर मैं स्कूटी अपना यूज़ करती हूँ और जो मोटरसाइकिल हैं वो मेरे गांव में ही रहते हैं, वो मेरे गांव के निवासियों के यूज़ करने के लिए, कार्यकर्ताओं को यूज़ करने के लिए हैं। और उसमें मेरे ऊपर आरोप लगता है कि हम अपने यूज़ के लिए रखे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही असहनीय बात है। कहाँ हम सब अच्छा सोच के और एम्बुलेंस ला रहे हैं, एम्बुलेंस हम सेवा के लिए ही ला रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि और दूसरी बात ये, जब मेरे पास अपनी गाड़ी है तो मैं एम्बुलेंस से भी क्यों चलूँगी, ये भी बात है। इसी के साथ मैं जो कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश है। ये बात, ये प्रकरण अगर होता है, ये लोग ने पता नहीं क्या माइन्यूटिंग किया, उसकी भी मुझे सूचना नहीं दी। अगर ये लोग कोई मीटिंग करते हैं तो उसमें मेरे को आने की सूचना देनी चाहिए इन लोगों को, वो भी नहीं दिया इन लोगों ने। और इसके बाद इन लोगों ने सडनली इन लोगों ने जो प्रेस, जब मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं दे रही हूँ, मैं पहुँचा रही हूँ, और ये लोग खुद बोलते हैं कि हम चिट्ठी बना रहे हैं, तो उसके बाद भी मेरे को इस तरह से बदनाम करना ये मुझे साजिश लगती है। क्योंकि जो संतोष सिंह रिपोर्टर है से लेके जो जितने या मेयर के कार्यालय के जो मोहम्मुद्दीन अंसारी जी हैं, वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठ रहा था, जबकि मैं कॉल रिकॉर्ड में देखी, उन्होंने एक 23 तारीख को, एक 27 तारीख को और एक 30 तारीख को कॉल किया है, जो कि 27 तारीख का कॉल नहीं उठा है, बाकी सारा कॉल किया है। एक दिन में अगर आप 50 कॉल भी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उठ सके। आपने 24 का जो काम किया था, मेरे को बुला के और मेरी बेइज्जती किया, सोच सकते हैं कि हम आपका फ़ोन उठाते उस दिन। और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव थे, वो फीवर से थे उस दिन, तो भगवान भी आते तो मैं उनको भी समय ना देती, मैं सारा समय अपने पति को दे रही थी। कारण ये था, नहीं फ़ोन एक दिन नहीं उठा। और इस बीच में सबसे ज़्यादा डाउटफुल बात ये है
कि जो पत्रकार ने ये गलत फेक न्यूज़ निकाली है, वो पत्रकार जनकपुर टुडे और वो कांतिपुर में भी लिखते हैं। उन्होंने मुझे 31 तारीख को भी फ़ोन किया था, 21 तारीख को भी फ़ोन किया था और 23 को भी किया था। 23 को जबकि पालिका से भी फ़ोन आया, उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने देने के लिए हाँ की। उनका नंबर सेव ना होने के कारण से मेरा फ़ोन नहीं उठा पाई थी। दूसरा 23 को भी मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाई क्योंकि मेरे यहाँ फ़ोन बहुत आते हैं और अभी पीए भी घर में नहीं आती हैं क्योंकि कोरोना का समय है और मेरे घर में पॉजिटिव केस आ गया, तो अभी हम लोग किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं घर में आने के लिए। दूसरा बात हम ये कहना चाहेंगे, जब वो 21 को फ़ोन करते हैं, फिर 23 को करते हैं रिपोर्टर फ़ोन मुझे, फिर ठीक 27 को करते हैं और 30 को करते हैं और इसके बाद वो रिपोर्ट निकाल देते हैं। रिपोर्ट कह रहे हैं वो अपना लेख और ये है कि वो एक मैसेज नहीं लिख सके कि मैं ये रिपोर्टर हूँ, इस पत्रिका का हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। अगर वो एक मैसेज लिख देते तो क्या मैं उनको कॉल बैक नहीं करती, मैं खुद उनको कॉल करती। किंतु वो ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन सिर्फ मुझे फंसाने का। पर एम्बुलेंस निकाल के ला रही हैं, अपना सारा कर्तव्य बता रही हैं, उसके लिए आप इतना साजिशपूर्ण ढंग से आप चल रहे हैं तो वो बड़ा ही निंदनीय है। अब ये कार्य किस लिए किए, किस लोभ से किए, ये मुझे नहीं मालूम। वो पैसे पे है या कोई पोस्ट है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो बहुत गलत काम था। इन्होंने 30 तारीख को जो निकाला वो हम लोग मेरे लिए शॉकिंग था। अगर वो चाहते तो दूसरे माध्यम से भी वो मैसेंजर से, फेसबुक से, कैसे भी करके वो मुझे अपना परिचय दे के मेरा इंटरव्यू ले सकते थे, मेरा पक्ष सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि बाद में मालूम चला कि उनके जो जनकपुर टुडे के हेड हैं वो ब्रिज यादव जी हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनसे मेरी लगातार बात होती है। अगर ये था, अगर इतना उनको मेरे से बात करनी थी, अगर ब्रिज जी का फ़ोन आता, उनका नंबर अगर मेरे पास सेव था, अगर वो रात को 12 बजे 1 बजे भी करते तो मैं उनको कॉल बैक करती, उनका मैं किसी भी हालत में फ़ोन उठाती। अगर सही में रिपोर्टिंग, अगर उनको सही की रिपोर्टिंग करनी होती तो वो कई प्रयास कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये फेक रिपोर्टिंग है। ये पूरा सोचा समझा साजिश कि मुझे सोचने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो कॉल आए हैं पहले उनके फिर उनके, इस तरह से मुझे लगता है सोची समझी साजिश है। और जबकि मैं एम्बुलेंस देने के लिए या कोरोना में हेल्प करने के लिए कभी भी मैंने मना नहीं किया, मैं खुद अपने आगे आके मैंने इस चीज़ को रखा और मैंने अपनी समिति को भी समझाया था। लेकिन जो संतोष जी के पहले लेख से मेरे मान मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत का जो हनन हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मैं बहुत दुखित हूँ। और यही कारण है कि कोई अच्छा काम करने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार सोच के तब कोई अच्छा काम करने जाएगा। उन्होंने इस तरह की परिभाषा साबित की है। धन्यवाद।